अब हम शुरू करते हैं 3.5। ठीक है, तो 3.5 में हमने क्या है, हमें वज्र गुणन विधि से x और y के मान निकालने होंगे। ठीक है, तो पहले हम समझ लेते हैं वज्र गुणन विधि होती क्या है। ठीक है, तो आपको वो क्या करेगा, दो समीकरण लिख के देगा। जैसे यहां लिख रहा हूं मैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, और दूसरी समीकरण होगी a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। अब ये क्या है, देखो इसमें क्या होगा, x और y भी एक साइड रहेंगे और नंबर भी इसी साइड रहेगा, और बराबर में क्या रहेगा 0। अब a1 क्या होगा, x के साथ जो भी नंबर लिखा होगा a1, y के साथ वाला b1 और लास्ट में बचा हुआ c1। दूसरी समीकरण में x के साथ जो होगा वो a2, y के साथ होगा b2 और लास्ट में जो लिखा होगा उसको हम क्या बोलेंगे c2। अब क्या करेंगे, देखो x निकालने के लिए क्या करेंगे, x बटे v, x बटे v, तो x के नीचे क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे x को छोड़ दो आप, तो क्या बच रहा है bc, bc। अभी देखो मैं कैसे लिख रहा हूँ, समझ में आ जाए आपको। bc माइनस bc बराबर x का लिखा, अब हम लिखेंगे y का, तो y बटे में क्या आएगा, y के साथ क्या रहा b, तो b को भूल जाओ, तो bc, c सीक्वेंस नहीं टूटनी चाहिए, देखो bc bc, फिर क्या आएगा ca माइनस ca बराबर 1 बटे वे, सी ए सी आ रहा, तो सी ए के बाद आएगा ए बी माइनस ए बी। तो ये कौन सी विधि हो जाएगी, वज्र गुणन विधि। अब इसमें आपको एक नंबर याद रखना है, 12 21 12 21 12 21 12 21। तो इस विधि से हम क्या करेंगे, x और y का मान निकालेंगे, इसको हम बोलते हैं वज्र गुणन विधि। ठीक है, तो इसका हम एक उदाहरण करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला क्या, देखो x बटे में क्या आएगा, x से क्या है a, तो a के छोड़ के क्या आएगा bc, तो याद रखनी सीक्वल आपको, x बटे में bc माइनस bc, फिर y क्या आएगा bc, तो क्या आएगा ca माइनस ca, 1 बटे में a आ रहा, तो ab माइनस ab। नंबर याद रखना 12 21 12 21 12 21। ठीक है, अभी हम एक एग्जाम्पल करेंगे, इसका तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसका देखो, फर्स्ट पढ़ो आप, पहले का पहला, तो पहले का पहले क्या बोल रहे हैं वो, फर्स्ट में इसने देखो क्वेश्चन बोल रहे हैं, निम्नलिखित समीकरणों के युग्म में से किसका एक अद्वितीय हल है। आपको चेक करना है कि इसका हल एक अद्वितीय है। अद्वितीय हल का मतलब होता है, आपको मैंने बताया था समीकरण लिखाई थी तब, जिसमें एक हल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, अद्वितीय हल। और उसमें कंडीशन क्या होती है, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल b1 अपॉन b2। आगे बढ़ो आप, किसका कोई हल नहीं है या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। ठीक है, अगर आपके अद्वितीय हल आएगा तो उसको हम किस विधि से ज्ञात करेंगे, वज्र गुणन विधि से। तो पहले हमें चेक करना है कि उसमें अद्वितीय हल है या नहीं है। तो देखो इसका पहले का पहला देखो आप, x माइनस 3y माइनस का 3 बराबर 0 और 3x माइनस 9y माइनस का 2 बराबर 0। तो सबसे पहले तो अपने को a1 अपॉन a2 जो बताया था आपको कंडीशन, वो चेक करनी पड़ेगी। a1 अपॉन a2, a1 मतलब यहाँ पे x के साथ कितना 1 और यहाँ पे x के साथ कितना है 3। अब b1 अपॉन b2, यहाँ पे y के साथ कितना है माइनस का 3 और यहाँ पे y के साथ कितना माइनस का 9। तो ये कट रहा, 3 के पहाड़े से एक बार और ये 3 बार, माइनस से माइनस कट गया। c1 अपॉन c2, तो c1 कितना है माइनस का 3 और c2 कितना हो गया माइनस का 2। तो यहाँ पे भी क्या होगा, माइनस से माइनस कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, देखो ये दोनों तो बराबर आ रहे हैं, फर्स्ट और सेकंड, लेकिन थर्ड वाला बराबर नहीं आ रहा है। तो इसमें क्या कंडीशन आ रही, a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल c1 अपॉन c2। ये दोनों तो बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है, तो इसमें क्या होगा, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। जब कोई हल होगा ही नहीं तो इसमें वज्र गुणन विधि लगेगी नहीं। वज्र गुणन विधि कब लगाएंगे, जब क्या होगा अद्वितीय हल, यानी कि एक हल होगा उसी में वज्र गुणन विधि लगेगी। तो इसमें क्या रहा, कोई हल नहीं, तो इसमें
वज्रगुणन विधि नहीं लगेगी। ये हो गया आपका फर्स्ट। अब हम करते हैं इसका सेकंड वाला। तो देखो आप सेकंड वाले क्वेश्चन में समीकरण क्या दे रखी है चेक करो। जिसका सेकंड वाला है इसमें आपको समीकरण दे रखी है 2x प्लस वाई बराबर 5, 2x प्लस वाई बराबर 5, 3x प्लस 2y बराबर 8, 3x प्लस 2y बराबर 8। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं a1 a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2। अगर अद्वितीय हल आएगा तो कौन सी विधि लगेगी? वज्रगुणन विधि। तो देखो पहले हम क्या कर लेते हैं, समीकरण को सही से लिख लेते। c1 और c2 वज्रगुणन विधि में क्या बताया था आपको, ये दोनों उधर जाना चाहिए, 0 में होना चाहिए। तो पहले इन दोनों को 5 और 8 को कहाँ भेज देंगे? उधर भेज देंगे। तो इस समीकरण का क्या हो जाएगा, देखो 2x प्लस वाई और 5 उधर जाएगा, इसका हो जाएगा माइनस का, और इसमें भी उधर भेज देंगे। तो 3x प्लस का 2y माइनस का 8 बराबर 0। अब हम चेक कर लेंगे। ठीक है, अगर ये होगा तो हम कौन सी विधि लगाएंगे? वज्रगुणन विधि, अद्वितीय हल की कंडीशन में। a1 अपॉन a2। ठीक है, तो यहाँ से चेक करेंगे a1 अपॉन a2, तो 2/3 और b1 अपॉन b2, b में कितना आ रहा है 1 और यहाँ पे कितना आ रहा है 2। तो देखो c1 अपॉन c2 कब निकालेंगे? अगर ये दोनों बराबर आ जाते हैं तो निकालना है। अगर ये दोनों शुरू में बराबर नहीं आ रहे तो क्या हो जाएगा? वैसे क्या हो जाएगा? अद्वितीय हल हो जाएगा। तो देखो ये दोनों बराबर नहीं आ रहे तो हम लिख लेंगे a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल b1 अपॉन b2। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया? अद्वितीय हल। अद्वितीय हल, अगर अद्वितीय हल आ रहा, ठीक है, तो हम इसको किस विधि से निकालेंगे? वज्रगुणन विधि से। तो अब हम इसमें क्या करेंगे? वज्रगुणन विधि लगा लेंगे। ठीक है, a1 b2 c1 c2 ये सब क्या होगा? इनके साथ वाले नंबर यानी इनके गुणांक। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे लगा लेंगे वज्रगुणन विधि। तो आपको मैंने बताया था x बटे v, क्या याद रखना है? bc माइनस bc बराबर y बटे ca माइनस ca बराबर 1 बटे ab माइनस ab। और नंबर भी आपको याद रखने के लिए कहा था मैंने 12 21 12 21। ठीक है, 12 और ये a2 लिख रहा हूं मैं यहाँ पर, और यहाँ पे लिख रहा हूँ b1। ठीक है, ये a2 b1 है। अब हम क्या करेंगे? इनके मान रखेंगे। तो क्या होगा? देखो x बटे v। एक बार हम क्या करते हैं, ये सब लिख ही लेते हैं, a1 कितना है, b1 कितना है, c1, ताकि फिर बार बार इधर नहीं देखना पड़े। ठीक है, तो पहले हम लिख लेते हैं a1 कितना है फर्स्ट वाली समीकरण से 2, b1 कितना है, तो फिर इसे एक काम करते हैं, एक बार इसको साथ में लिख लेते हैं b1 c1। a1 2 है, b1 1 और c1 इसके साथ कितना माइनस का 5। फिर a2 b2 c2, तो a2 3 b2 2 और लास्ट में बचा हुआ कितना हो जाएगा? माइनस का 8। अब हम सोल्व करते हैं इसको। तो देखो x बटे b1 और c2 का गुणा करना है, b1 और c2 का। तो b1 कितना 1 और c2 कितना है माइनस का 8। तो 1 और माइनस का 8 का गुणा करोगे, माइनस का 8, फिर क्या लगा है माइनस। b2 और c1 का गुणा करना है, तो b2 कितना है 2 और c1 कितना माइनस का 5। तो 5 और 2 और माइनस का 5 का गुणा करोगे तो माइनस का 10। तो ये माइनस पहले से ही है, माइनस का 10 बराबर y बटे v। c1 और a2 का गुणा करना है, c1 a2, तो 3 और 5 का गुणा करोगे तो माइनस का 15, ये वाला माइनस। अब गुणा करना है c2 और a1 का, c2 a1 का, तो 8 और 2 का गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा? माइनस का 16 बराबर 1 बटे में a1 और b2 का गुणा करना है, a1 और b2 का, तो 2 का 2 में गुणा करोगे तो 4 माइनस a2 और b1, a2 और b1, तो 3 और 1 का गुणा करोगे तो 3। तो क्या आ रहा है देखो x बटे में माइनस का 8 और ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो ब्रैकेट को लेकर तो चिन्ह बदल जाएगा इसका, प्लस का 10
बराबर y बटे वे माइनस का 15, चिन्ह बदलेगा और 4 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा 1। तो ये कितना आ रहा देखो x बटे वे, दोनों के चिन्ह अलग अलग है तो घटाना पड़ेगा, 10 में से 8 जाएगा तो 2, इसमें भी घटाना पड़ेगा, 16 में से 15 जाएगा तो 1, और 1 में आप 1 का भाग लगाओ तो कितना आ जाएगा 1। तो हम क्या करेंगे, एक बार इसको और इसको बराबर करेंगे, ठीक है, और फिर इसको बराबर कर लेंगे। तो इन दोनों को बराबर करेंगे तो क्या होगा देखो x बटे वे 2 बराबर 1, तो क्रॉस गुणा हो जाएगा, तो x बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा आपके पास 2। अब y का मान निकालना है तो इसको और इसको बराबर कर लेंगे, तो y बटे वे 1 बराबर 1, 1 का 1 में क्रॉस गुणा हो जाएगा, तो 1 का 1 में क्रॉस गुणा कर लोगे तो कितना आ जाएगा 1। तो आपके पास x बराबर आ गया 2 और y बराबर कितना आ गया 1। तो ये इसका फर्स्ट का कौन सा था, सेकंड वाला पार्ट। अब देखो आप फर्स्ट का तीसरा, ठीक है, तो ये दोनों समीकरण है उसकी, ये वाली और ये वाली। तो देखो वज्र गुणन विधि में बराबर में क्या करना पड़ता है 0, तो हम क्या करें इस 20 को कहाँ लिए इधर ले बराबर 0, इस 40 को कहाँ ले इधर ले। तो पहले हम चेक कर लें कि इसमें अनेक हल होंगे, अद्वितीय हल होगा या कोई हल नहीं होगा, तो वही चेक करेंगे a1 अपॉन a2, a1 अपॉन a2। तो a1 मतलब ये समीकरण पहले वाली, a1 में कितना है 3 और a2 में दूसरी समीकरण कितनी 6, तो 1 कट रहा 1 बटे वे 2। अब निकालेंगे b1 अपॉन b2, b1 कितना है माइनस का 5 और b2 कितना है माइनस का 10। देखो माइनस से माइनस कट गया, 5 के पाड़े से एक बार और 5 के पाड़े से 10 कितनी बार कट जाएगा 2 बार, तो ये भी कितना आ गया 1 बटे वे 2। c1 अपॉन c2, c1 कितना है माइनस का 20 और c2 माइनस का 40, माइनस से माइनस कट गया और 20 के पाड़े से एक बार और 20 के पाड़े से 2 बार, तो तीनों बराबर आ गए 1 बटे 2 1 बटे 2 1 बटे 2। तो इसमें कौन सी कंडीशन लगी a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2। तो इसमें क्या हो जाएंगे अनेक हल, अनेक हल। तो इसमें अनेक हल लग गए, तो इसमें वज्र गुणन विधि नहीं लगेगी। वज्र गुणन विधि किस पे लगेगी जब क्या आएगा अद्वितीय हल आएगा, तो उसमें हम कौन सी विधि लगाएंगे वज्र गुणन विधि। तो इसमें अनेक हल आ गए। अब इसका करते हैं चौथा वाला। अब देखो इसका चौथा, तो पहली समीकरण ये रही और दूसरी समीकरण ये रही, बराबर में 0 है, तो हम पहले चेक कर लेते हैं कि अद्वितीय हल है या नहीं है। तो a1 अपॉन a2, x के साथ कुछ नहीं है तो कितना मान लेंगे 1 और यहाँ पे कितना है 3। b1 अपॉन b2, b1 कितना है देखो आप y के साथ माइनस का 3 और यहाँ पे y के साथ कितना माइनस का 3, तो क्या होगा ये कट जाएगा और 3 से 3 कटा तो कितना बचेगा 1। ये दोनों बराबर नहीं आ रहे, तो हम क्या लिख देंगे a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल b1 अपॉन b2। ये कंडीशन आ गई। तो ये कंडीशन किसकी होती है अद्वितीय हल। किसकी होती है अद्वितीय हल। अब अद्वितीय हल आ गया तो हमें इसको किस मेथड से सोल्व करना है वज्र गुणन विधि से। तो हम पहले क्या करते हैं उसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। क्या होता है फॉर्मूला देखो x बटे वी बी सी माइनस बी सी बराबर y बटे वे बी सी के बाद क्या लिखेंगे सी ए माइनस सी ए, और फिर हम लिखते हैं 1 बटे वे ए बी माइनस ए बी। और नंबर आपको याद करने के लिए क्या बताए थे 12 21 12 21 12 21। ठीक है, अब हम मान रहे लिख लेते पहले a1 b1 c1 और a2 b2 c2। तो देखो a1 b1 c1 a1 b1 c1। तो a1 पहले वाली समीकरण से आ जाएगा, तो एक के साथ कुछ नहीं कितना हो जाएगा 1 माइनस का 3 और c1 कितना हो जाएगा माइनस का 7। a2 b2 c2 a2 एक के साथ कितना है 3 y के साथ माइनस का 3 और c1 कितना हो जाएगा माइनस का 15। ठीक है, अब क्या करेंगे हम मान रख देंगे।
तो x बटे वे B1 और C2 का गुणा करना है, B1 और C2 का। तो देखो 15 और 3 का गुणा करोगे तो 45 और माइनस माइनस गुणा करने पर क्या हो जाएगा प्लस, ये वाला माइनस। अब B2 और C1, B2 और C1 तो 7 और 3 का गुणा करोगे तो प्लस का 21 बराबर y बटे वे C1 और A2 का गुणा। तो C1 और A2 7 और 3 का गुणा करोगे आप तो कितना हो जाएगा माइनस का 21, ये माइनस। अब C2 और A1, C2 और A1 तो C2 माइनस का 15 और ये 1 तो कितना हो जाएगा माइनस का 15 बराबर 1 बटे वे A1 और B2, A1 B2 तो माइनस का 3, ये वाला माइनस। अब A2 और B1 3 और 3 का गुणा करोगे तो माइनस का 9, तो x बटे वे 45 में से 21 जाएगा तो कितना आ जाएगा 24 बराबर y बटे वे माइनस का 21 और ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, या फिर अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है तो अंदर का चिन्ह क्या होता है बदल जाता है, तो प्लस का 15 बराबर 1 बटे वे माइनस का 3 और ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो इसका चिन्ह बदल जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 9। तो इसको सही लिख लेते हैं, x बटे वे 24 बराबर y बटे हुए, देखो दोनों के चिन्ह क्या है अलग अलग तो घटाना पड़ेगा। 21 में से 15 जाएगा तो कितना आएगा 6 और वो 6 किसका होगा माइनस का बराबर 1 बटे हुए, दोनों के चिन्ह अलग अलग घटाना पड़ेगा। 9 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा 6। अब क्या करेंगे, एक बार इसको इसके बराबर करेंगे और फिर इसको इसके बराबर करेंगे, ठीक है। तो अपने पास यहाँ पे स्पेस है तो यहाँ कर लेते हैं। पहले हम करेंगे इन दोनों को बराबर, तो क्या होगा देखो आप x बटे वे 24 बराबर 1 बटे वे 6, तो क्रॉस गुणा होगा तो 24 कहाँ जाएगा ऊपर, 6 को इधर गुणा करने की जरूरत नहीं, x को तो अकेला लगेगा, x का मान निकालना है तो 24 ऊपर आ जाएगा, क्रॉस गुणा हो जाएगा। तो देखो क्या हो जाएगा x बराबर कितना हो जाएगा, क्रॉस गुणा में 24 ऊपर आ गया और नीचे कितना है 6। तो आप 24 के पाड़े में 24 में किसका भाग लगा दोगे 6 का, तो कितना आ गया 4, x का मान आपके पास कितना आ गया 4। इसी तरीके से हम इन दोनों को बराबर कर लेंगे, ठीक है। तो y बट्टे वे आप दोनों ये लिखना, फिर इसके नीचे ये लिखना, ठीक है। y बट्टे वे माइनस का 6 बराबर 1 बट्टे वे 6, तो ये माइनस का 6 कहाँ जाएगा ऊपर, गुणा करेंगे 1 को माइनस के 6 से गुणा करेंगे तो माइनस का 6 बट्टे वे 6, तो 6 से 6 कितनी बार कट जाएगा एक बार। तो यहाँ से आपके पास y का जो मान है, y का मान कितना आ जाएगा माइनस का 1, तो y बराबर आ गया माइनस का 1 और x की वैल्यू कितनी आ गई 4। अब देखो आप क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहे हैं, a और b के किन मानों के लिए रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो a व b के किस मानों के लिए क्या होंगे अनेक हल। तो पहले दोनों समीकरण लिख लेते हैं, 2x प्लस 3y बराबर 7 और दूसरी समीकरण क्या दी इसने, a माइनस बी एक्स प्लस a प्लस बी वाई बराबर 3a प्लस बी माइनस का 2। तो देखो इसने क्या बोला अनेक हल, ठीक है। तो अनेक हल के लिए क्या कंडीशन होती है, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 तीनों क्या होने चाहिए बराबर, ठीक है। तो a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2। देखो बराबर में 0 कब लाना है, जब हम वज्र गुणन विधि का यूज करेंगे। अभी तो हम ये निकाल रहे थे, इसमें बराबर में 0 करना जरूरी नहीं है, तो हम निकलेंगे a1 अपॉन a2। तो a1 क्या होता है x के साथ वाला, तो कितना है 2 बटे वी, a2 इस समीकरण में x के नीचे क्या है a माइनस बी बराबर b1 अपॉन b2। तो b1 इसके साथ कितना है 3 अपॉन इसके साथ कितना है a प्लस बी बराबर c1 लास्ट में कितना है 7 अपॉन c2 यहाँ पे कितना है, ये लास्ट में बचा हुआ 3a प्लस बी माइनस का 2। अब वापस वही जैसा पहले किया था, एक बार इसको इसके बराबर करेंगे और एक बार इसको इसके बराबर करेंगे। तो एक बार हम ये दोनों बराबर कर लेंगे और एक बार ये और ये बराबर कर लेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों को बराबर कर लेते हैं, ठीक है। तो 2 बटे वे
ए माइनस बी बराबर 3/a प्लस बी। अब क्या होगा देखो, वज्र गुणा हो जाएगा, इसका इधर और इसका इधर। तो यहाँ देखना आप, ये गुणा किससे होगा, 2 से होगा। तो 2a प्लस बी बराबर, ये इधर गुणा होगा तो 3a माइनस बी। तो देखो अंदर गुणा होगा तो 2a प्लस 2b बराबर, ये अंदर गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 3a, सॉरी माफ करना, हाँ चलो कोई बात नहीं, आप इन दोनों को भी बराबर कर लो, फिर इसको इसके बराबर करके भी कर सकते, ऐसे भी कर सकते हैं। आप चाहो तो इन दोनों को बराबर कर लो, फिर इन दोनों को बराबर कर लो, आंसर कैसे भी आ जाएगा, ठीक है। तो अभी हमने क्या कर रहे हैं, तीनों ही बराबर हैं, तो तीनों में से किसको भी बराबर करके कैसे भी बराबर करोगे तो आंसर आ जाएगा। ये दोनों बराबर करो या फिर ये, या फिर इन दोनों को बराबर करके भी कर सकते हैं। तो चलो हम इन दोनों को बराबर कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो कितना आ रहा है, 3a माइनस का 3b। तब क्या करते हैं, a को एक साइड कर लेते हैं और b को एक साइड कर लेते हैं। तो यहाँ देखो हम क्या करते हैं, इस a को इधर ले आए और इस 3b को कहाँ भेज दे, उधर भेज दे। तो क्या होगा देखो, ये a बड़ा a की तरफ आ जाएगा, तो क्या होगा 3a और 2 इधर आएगी, इसका हो जाएगा माइनस का, ये 2b पहले ही था इधर, ये माइनस का 3b उधर चला जाएगा, किसका हो जाएगा प्लस का। तो 3 और 2 कितना हो जाएगा 5b बराबर 3a माइनस 2a। तो 3a में से 2a घटाओगे कितना आ जाएगा a। तो यहाँ से a बराबर कितना आ गया 5b। इन दोनों को कर लिया, अब आप इन दोनों को कर लो। तो 3/b a प्लस b बराबर 7/b 3a प्लस b माइनस का 2। इसका गुणा इधर हो जाएगा और इसका गुणा इधर हो जाएगा। तो देखो ये किससे गुणा होगा 3 से, तो 3a प्लस b माइनस का 2 बराबर 7a प्लस b। तो देखो अंदर गुणा होगा तो 3 का 3 से होगा तो 9a प्लस 3 का b से होगा तो 3b और 3 का 2 से होगा तो 6 बराबर 7a प्लस 7b। तो a और b को पहले एक साइड कर लेते हैं। तो देखो इस a और b को मैं क्या ले रहा हूँ, इधर भेज देते हैं, a को एक साइड कर देते हैं। तो देखो 9a, ये 7a उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, ठीक है। ये 3b पहले से यहीं पर है, इस 7b को उधर भेजेंगे तो किसका हो जाएगा माइनस का बराबर। अब नंबर को एक साइड कर लेंगे तो नंबर को इधर ले आते, तो ये 6 इधर आएगी, किसका हो जाएगा प्लस का। तो 9a में से 7a गया तो कितना ये हो जाएगा 2a। देखो अब ये दोनों देखो आप, ये प्लस का है और ये किसका माइनस का, दोनों के चिन्ह अलग अलग है तो घटाना पड़ेगा। तो 7 में से 3 जाएगा तो किसका आएगा 4, और बड़ी संख्या माइनस की, इसलिए माइनस का 4b बराबर 6। अब देखो आपके पास क्या है, a की जगह आप कितना लिख सकते हो 5b, a की जगह आप कितना लिख सकते हो 5b। तो यहाँ हम दे देंगे, क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, समीकरण 1 से मान रखने पर, समीकरण 1 से मान रखने पर, या फिर समीकरण 1 से, तो 1 से कितना लिख देंगे, a की जगह कितना लिख देंगे 5b, a की जगह कितना लिख देंगे 5b। तो 2a, अब a की जगह कितना लिख रहा हूँ 5b, ठीक है। तो a के यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 5b, ठीक है, माइनस का 4b बराबर 6। तो 5 और 2 का अंदर गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 10b माइनस 4b बराबर 6। तो 10b में से 4b जाएगा तो 6b बराबर 6। तो b का मान यहाँ से आ जाएगा 6/6। तो 6 के बराबर में से 6 कट जाएगा एक बार, तो b का मान कितना आ गया 1। अब आपको निकालना है a का मान, तो आपके पास समीकरण 1 है, यहाँ से निकाल सकते हैं। तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से a क्या आपके पास, a बराबर कितना है 5b, तो a का मान कितना देगा 5, और b के यहाँ पे कितना लिख देंगे 1। तो 5 और 1 का आप गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 5। तो यहाँ से आपके पास a का मान आ गया 5 और b का मान कितना आ गया 1। यहाँ पे आप पहले इन दोनों को बराबर करना है, फिर इन दोनों को, आप चाहे तो इसको इसके बराबर करोगे, फिर इसको इसके बराबर करोगे तो भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास a का मान आ गया 5 और b का मान कितना आ गया 1। अब करते हैं इसका तीसरा क्वेश्चन। तो देखो तीसरा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ये
कि के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। के किस मान के लिए, ठीक है। तो आपको के का वह मान बताना है जिसमें रेखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। तो पहले कोई हल नहीं वाली कंडीशन लिख लेंगे। तो कोई हल नहीं के लिए क्या कंडीशन होती है, a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2। तो इसने क्या पूछा है, के किस मान के लिए नहीं, तो हम ये वैल्यू रख देंगे। a1 x के साथ कितना है 3, 3/a2 कितना हो जाएगा 2k माइनस का 1 बराबर b1 y के साथ कितना है 1/, यहाँ पे लिख लेंगे b2 ये k माइनस 1। तो इसने पूछा के किस मान के लिए, तो हम इन दोनों को बराबर कर देंगे। और ये पूछता किस मान के लिए नहीं, तो फिर हम इसको और वापिस देखो c1/c2 भी हम निकाल सकते हैं यहाँ पे 1/2k प्लस 1। तो इसने पूछा है किस मान के लिए, तो k का मान निकालना है तो हम इन दोनों को बराबर कर लेंगे। तो k का मान आ जाएगा अपने पास, इसको और इसको। तो देखो क्या होगा 3/2k माइनस 1 बराबर 1/k माइनस 1, क्या हो जाएगा क्रॉस गुणा। तो देखो 3k माइनस 1 बराबर, और ये 1 से गुणा होगा तो ये कहीं आ जाएगा, तो इसको अंदर गुणा कर लो। तो 3k माइनस 3 बराबर 2k माइनस का 1। तो ये के उधर चला गया तो किसका हो जाएगा माइनस का, और इधर आएगा किसका हो जाएगा प्लस का। 3k माइनस 2k बराबर माइनस का 1, और 3 इधर आएगा किसका हो जाएगा प्लस का। तो 3 में से 2 गया तो 1k, यानी कि k एक संख्या प्लस की है एक माइनस की, तो घटाना पड़ेगा, और 3 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा 2। तो k बराबर अगर आप 2 रखोगे यहाँ पर, ठीक है, तो k का मान कितना आ गया 2। इसके लिए क्या होगा, समीकरण का कोई भी हल नहीं होगा, ठीक है। तो यह हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। ये 3 नहीं है, ये क्वेश्चन सेकंड का सेकंड पार्ट है, ठीक है। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो आप क्वेश्चन नंबर 3 इसका 3 बोल रहे हैं, निम्नलिखित समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन एवं वज्र गुणन विधियों से हल कीजिए, किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं। तो देखो प्रतिस्थापन के हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए थे, तो प्रतिस्थापन से आप कर लेना, मैं इसको आपको वज्र गुणन विधि से x और y का मान निकल के बता रहा हूँ, ठीक है। तो पहले वज्र गुणन हम लगाते हैं, तो उसमें बराबर में क्या होना चाहिए 0। तो हम क्या करेंगे, इन संख्याओं को कहाँ भेज देंगे उधर। तो पहली वाली समीकरण कैसे बन जाएगी, देखो 8x प्लस 5y, ये प्लस का ना उधर जाएगा किसका हो जाएगा माइनस का, और ये भी उधर जाएगा। तो 3x प्लस 2y माइनस का 4 बराबर 0। अब हम लगा लेंगे यहाँ पे वज्र गुणन विधि। तो वज्र गुणन विधि के लिए x बटे आपको बताया था bc माइनस bc, y बराबर ca माइनस ca, और 1/2 ab माइनस ab। और आपको एक नंबर याद रखने के लिए बोला था मैंने 12 21 21। अब एक बार क्या करेंगे हम a1 b1 c1 a2 b2 c2 सबके मान लिख लेंगे। तो यहाँ लिख लेंगे हम a1 b1 c1। a1 पहली वाली समीकरण से आ जाएगा, तो a1 x का कितना है 8, फिर y के साथ वाला 5, और c1 लास्ट में माइनस का 9, a2 b2 c2, a2 कितना है यहाँ पे 3 2 और माइनस का 4। अब आप देखो, अब हम क्या करेंगे समीकरण में वैल्यू रख देंगे। तो x/v b1 c2, तो b1 कितना है 5 और c2 कितना है माइनस का 4। तो 5 और 4 का आप गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 20, या माइनस लग गया ये वाला। अब b2 c1, b2 कितना है 2 और c1 कितना माइनस का 9। तो आप 2 और माइनस का 9 का गुणा करोगे तो माइनस का 18 बराबर y/v c1 a2, तो 9 का 3 से गुणा करोगे तो आप माइनस का 27 माइनस c2 a1, तो देखो 8 और 4 का गुणा करोगे
तो माइनस का 4 और 8 माइनस का 32 बराबर 1/2 A1 B2 8 और 2 का गुणा करो 16 माइनस A2 B1 5 और 3 का गुणा करेंगे तो 15। तो देखो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा x/v माइनस का 20 और माइनस ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो चिन्ह बदल जाएगा या फिर माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस बराबर y/v माइनस का 27 ब्रैकेट के बाहर माइनस है अंदर का चिन्ह बदल जाएगा प्लस का 32 बराबर 1/v 16 में से 15 गया तो 1। तो ये कितना बच रहा देखो x/v ये दोनों क्या होंगे घटाने पड़ेंगे एक प्लस का और एक माइनस का है तो आ जाएगा माइनस का 2 बराबर y/v ये भी घटाना पड़ेगा 32 में 27 जाएगा तो 5 और अब एक में एक का भाग लगे कितना आ जाएगा 1। तो हम क्या करेंगे एक बार इन दोनों को बराबर करेंगे और फिर इन दोनों को ठीक है इन दोनों को बराबर करें तो क्या होगा देखो x/v माइनस का 2 बराबर 1 तो क्रॉस गुणा हो जाएगा तो x बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 2। इसी तरीके से इन दोनों को बराबर करेंगे तो y/v 5 बराबर 1 तो यहाँ से आपके पास y का मान कितना आ जाएगा 5 ठीक है। तो x बराबर -2 और y का मान कितना आ गया अपने पास 5। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया आपका। अब देखो आप चौथे का फर्स्ट तो ये बोल रहे हैं एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। जब एक विद्यार्थी ए जो 20 दिन भोजन करता है 1000 रुपये छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं, जबकि एक विद्यार्थी बी जो 26 दिन भोजन करता है छात्रावास के लिए 1180 अदा करना पड़ते हैं। नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो इसने क्या बोल रखा है कि कोई छात्रावास में ठीक है आप जितने भी दिन रह रहे हो उसके अलावा आपको क्या देना पड़ेगा नियत किराया ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप चाहे इसने बता रखा देखो क्या बोल रखा है इसने 20 दिन तो आपको 20 दिन का तो पैसा देना ही है उसके अलावा क्या है आपको नियत किराया और देना पड़ेगा ठीक है। तो अभी देखो मैं लिखूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। हम नियत किराया मान लेते हैं माना नियत किराया हम नियत किराया कितना मान लेते हैं 100 रुपये ठीक है। उसके बाद एक दिन का किराया मान लेते ठीक है। इसमें लिख रखा है देखो नीचे प्रतिदिन के भोजन का मूल्य तो एक दिन के भोजन का मूल्य लिख लो। एक दिन के भोजन का मूल्य कितना हो गया y रुपये। अब इसने जो समीकरण बोली पहले क्या बोला है ए हम यहाँ पे लिख लेंगे प्रश्नानुसार ए की बात की गई है तो ए क्या है 20 दिन के लिए कितने देता है 1000 रुपये 20 दिन के लिए। देखो नियत तो उसको देना पड़ेगा x प्लस एक दिन का कितना y रुपये तो 20 दिन का कितना हो जाएगा 20y तो x प्लस 20y बराबर कितना हो जाएगा 1000। फिर उसने क्या बोला है बी जो 26 दिन भोजन करता है छात्रावास के लिए 1180 रुपये देता है कितना देता है 1180। तो एक और समीकरण क्या बन जाएगी आपके पास x प्लस 26 दिन है तो 26y बराबर 1180। तो इसको दे देंगे हम समीकरण नंबर 1 और इसको दे देंगे समीकरण नंबर 2। अब देखो इसमें इसने कुछ नहीं बोलना है कि आपको वज्र गुणन से करना है या किस मेथड से करना है। आप चाहो उस मेथड से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो ठीक है। तो हम सीधा भाई देखो x का गुणांक बराबर है तो एक समीकरण को दूसरे समीकरण से लिख के चिन्ह बदल के कर लेंगे ठीक है विस्थापन विधि से। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। ऐसा नहीं ये नहीं करना है इसको एक बार नाम दे देंगे फिर सोल्व करेंगे समीकरण 1 व 2 से ठीक है। तो एक क्या है x प्लस 20y। हाँ एक चीज और आपका ध्यान रखना हमेशा ऊपर वो समीकरण लिखना जिसमें वैल्यू बड़ी होती है। तो बड़ी वैल्यू किसमें सेकंड वाले में तो सेकंड को पहले लिख लेंगे उससे क्या होगा कि माइनस की समस्या कम रहेगी आपको। फिर x
प्लस 20y बराबर 1000। अब क्या करेंगे, चिन्ह बदल देंगे, ये प्लस का है तो माइनस का, माइनस का, माइनस का, ये कट गया। तो देखो 26 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा, 6y बराबर 1180 में से आप 1000 माइनस करो तो कितना आ जाएगा, 180। तो यहाँ से देखो y का मान कितना आ जाएगा, y बराबर 180 बटे हुए 6। तो आपको भी पता चल रहा है 18 3 बार कट जाएगा, तो y बराबर आ गया 30। y बराबर 30 यानी कि एक दिन के भोजन का मूल्य कितना आ गया, 30 रुपये। अब आपको निकालना है नियत किराया, तो या तो एक में मान रखो या फिर दो में। तो छोटी इक्वेशन कौन सी है, फर्स्ट, तो हम फर्स्ट में मान रख देंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 क्या आपके पास देखो, x प्लस 20y बराबर 1000। तो x प्लस 20 और y का मान कितना है आपके पास, 30 बराबर 1000। तो x प्लस आप अंदर गुणा कर लोगे तो देखो 3 का 2 में गुणा किया तो 6, 1 0 ये और 1 0 ये। अब क्या होगा, 600 इधर आ गया, इसका हो जाएगा माइनस का। तो x बराबर 1000 माइनस 600। तो अब 1000 में से 600 कटोगे तो कितना आ जाएगा, 400। यानी कि आपके पास देखो नियत किराया आ चुका है 400 रुपये और एक दिन का जो भोजन का मूल्य है वो कितना आया, 30 रुपये। अब इसका सेकंड देखो आप, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो ऐसा क्वेश्चन हमने इससे पहले वाले में भी किया था 3.4 में, ठीक है। तो पहले हम भिन्न मान लेंगे, तो माना भिन्न, हम भिन्न क्या मान लेंगे, x/y। अब लिखेंगे यहाँ पे प्रश्नानुसार, क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार। प्रश्न में क्या बोल रहा है वो, भिन्न 1/3 कब होती है, जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। अंश से 1 घटाएंगे तो ऊपर अंश होता है नीचे होता है, तो अंश से 1 घटा लेंगे, 1 घटा लिया तो आपके पास भिन्न कितनी हो जा रही है, 1/3, 1/3 भिन्न हो गई। अब क्या करेंगे, क्रॉस गुणा कर लेंगे, ये 3 इधर गुणा हो जाएगा तो 3x - 1 बराबर y। ये अंदर गुणा होगा क्या होगा, 3x - 3 बराबर y। तो x और y को हम एक साइड कर लेते हैं, तो इस y को इधर भेज देंगे और 3 को यहाँ ले आएंगे। तो 3x - y इधर जाके माइनस का हो गया और 3 इधर आगे इसका हो जाएगा प्लस का। तो इसको हम दे देंगे समीकरण नंबर 1। अब उसने वापिस एक और कंडीशन बोली है, दूसरी कंडीशन क्या बोली है, वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। हर में कितना जोड़ेंगे, 8। तो वापिस लिखेंगे यहाँ पे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। अब हर में कितना जोड़ेंगे, 8। तो x/y + 8। अगर आप हर में 8 जोड़ देते हो तो भिन्न कितनी हो जाती है, 1/4। वापिस क्रॉस गुणा, इधर गुणा हो जाएगा, इधर गुणा हो जाएगा। तो देखो इधर गुणा होगा क्या हो जाएगा, 4x बराबर इधर गुणा होगा तो y + 8। x और y को एक साइड कर लेते हैं, तो y को कहाँ भेज देंगे, उधर। तो 4x - y बराबर 8। ये हो गया समीकरण नंबर 2। वापिस देखो 1 और 2 में x का गुणांक तो बराबर नहीं है, लेकिन किसका गुणांक बराबर है, y का। तो वापिस वही एक दूसरे के नीचे लिख लेंगे, तो यहाँ लिख लेंगे समीकरण 1 व 2 से। तो 4x - y बराबर 8। अब वो लिख लेंगे 3x - y बराबर 3। चिन्ह बदल देंगे, माइनस प्लस माइनस, ये तो कट गया। 4x में से 3x जाएगा तो क्या आएगा, x बराबर 8 में से 3 जाएगा तो 5। तो यहाँ पर आपके सीधा x का मान कितना आ गया, 5। अब आपको निकालना y, तो या तो समीकरण 1 में रखो या समीकरण 2 में। तो हम अभी रख रहे हैं समीकरण 1 में, ठीक है। तो समीकरण 1 से या 1 में मान रखने पर, तो 3x - y बराबर 3। अब यहाँ पर x का मान कितना है, 5। तो x के यहाँ पे हम कितना लिख देंगे, 5 लिख देंगे। 3 और ये x है तो x के यहाँ पे हम कितना लिख देंगे, 5 माइनस का y बराबर 3। तो देखो 3 को 5 से गुणा करो 15 माइनस y बराबर 3। तो देखो हमें y निकालना है, तो ये y यहाँ पे माइनस का है, तो इस y को हम क्या बना देंगे, प्लस का। तो प्लस का कैसे बनेगा, इस y को इधर लेंगे तो प्लस का हो जाएगा,
और इस नंबर को इधर भेज देंगे तो क्या होगा, देखो 15, ये 3 इधर आएगा, किसका हो जाएगा माइनस का, और ये y को इधर ले आएंगे तो y किसका हो जाएगा प्लस का। तो 15 में से 3 गया तो 12, तो y का मान यहाँ पे कितना आ गया 12। किसी को यहाँ पर ऐसे समझ में नहीं आ रहा था, ऐसे वही जो करते वैसे ये माइनस का y रहेगा और ये 15 इधर आ जाएगा, तो 3 माइनस का 15, तो माइनस का y बराबर, देखो इन दोनों के चिन्ह अलग अलग है तो घटाना पड़ेगा, 15 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा 12, और बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है माइनस, तो इसके आगे क्या आ जाएगा माइनस, तो फिर क्या होगा माइनस से माइनस कट जाएगा, तो y बराबर कितना आ गया 12। तो यहां से आप या तो ये लिख लेना या तो ये लिख लेना, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड। अब इसने आपसे पूछा था भिन्न बताना आपको, तो यहाँ लिख लेंगे भिन्न। भिन्न हमने क्या मानी थी x बटे हुए y, तो अपने पास x कितना है 5 और y कितना आ गया 12, तो भिन्न कितने आ गए आपके पास 5 बटे हुए 12। अब देखो आप चौथे का तीसरा पार्ट, यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए, उसने टोटल कितने अंक अर्जित किए 40। जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले हों और अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई, यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते तो यश कितने प्राप्त करता 50 अंक। टेस्ट में कितने प्रश्न थे, टेस्ट में कितने प्रश्न थे, तो पहले इसको ऐसे समझो, इसने क्या बोला है, मान लो समझो इसको एक बार, मान लो टोटल प्रश्न कितने हो गए 10, तो उसने सही प्रश्न कर रहा है, तो हम समझ लेते हैं यहाँ पे, मान लो उसने 10 में से 7 प्रश्न सही किए, तो सही करने पर उसको कितने नंबर मिल रहा है, मान लो उसको 3 नंबर मिल रहे हैं, तो 7 × 3 कितना हो जाएगा 21, और अगर वो गलत करता है तो कितना नंबर कट रहा है 1 नंबर, तो 3 को किससे गुणा कर लेंगे 1 से, तो उसके कितने नंबर कट गए 3, तो उसके नंबर कितने आए 21 में से 3 जाएगा तो 18। आया समझ में, तो क्या हुआ जितने सही प्रश्न किए होंगे उसको गुणा कर लेंगे कितने नंबर का वो, उससे उसमें से घटा देंगे उसने कितने प्रश्न गलत किए और एक गलत प्रश्न का कितना नंबर कटा, वो घटा लिया, तो क्या आ गया यहाँ पर कुल नंबर आ गए। तो ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे देखना, माना सही किए गए प्रश्न x को लिख लेंगे, गलत किए गए प्रश्न कितने हो जाएंगे y। अब प्रश्नानुसार यानी कि वो प्रश्न में क्या बोल रहा है, तो देखो उसने प्रश्न में क्या बोला है, सही उत्तर पर उसको मिलते 3 अंक, सही प्रश्न में कितने मिलते हैं 3, तो 3x, और गलत करता है तो कितने नंबर कट रहा 1, तो इसमें से y को 1 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा y, तो उसके नंबर आने चाहिए, जैसे यहाँ पे आया था ना, सही प्रश्न किए थे तो 3 नंबर मिले तो 21, उसमें से घटा लिया गलत किए वो तो उसके नंबर आ गए, तो सही करने पर 3 मिले और गलत करने पर 1 काटा, तो यहाँ पे उसके नंबर कितने आ रहे 40। ठीक है, तो ये समीकरण ऐसे बनेगी। ठीक है, अब उसने वापस एक और कंडीशन दी है, दूसरी कंडीशन क्या दे रखी है उसने कि यदि सही पर 4 अंक मिलते और अशुद्ध पर 2 अंक करते तो उसको 50 नंबर मिलते, कितने मिलते 50। तो एक और समीकरण क्या हो जाएगी 4x - 2y बराबर 50। तो ये हो गया आपकी समीकरण नंबर 1 और ये होगी समीकरण नंबर 2। आप चाहो उस मेथड से इस क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हो, क्योंकि इसने कुछ नहीं बोला कि आपको इसी विधि से हल करना है। तो हम वापिस वही x का गुणांक बराबर नहीं है तो या तो x का गुणांक कर लो या फिर y का गुणांक बराबर कर लो। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे y का कर लेंगे। क्यों? अगर हम पहली समीकरण को 2 से गुणा कर देते हैं तो y का गुणांक बराबर हो जाएगा, फिर इसे सोल्व कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर, समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर, तो इसको 2 से गुणा करें तो क्या हो जाएगा 6x माइनस का 2y बराबर 2 से गुणा करें तो कितना हो जाएगा 80। अब ये हो जाएगी आपकी समीकरण नंबर 3। तो अब ये दोनों से सोल्व कर लेंगे x और y का मान। तो यहाँ हम लिखेंगे समीकरण 2 व 3 से, तो समीकरण 2 व 3, तो पहले बड़ी कौन सी दिख रही है तो इसको ऊपर लिख लेंगे। तो 6x माइनस का 2y बराबर 80
फिर ये लिख लेंगे 4x माइनस का 2y बराबर 50। अब क्या करेंगे, चिन्ह बदल देंगे, माइनस प्लस माइनस, तो ये कट गया। 6 में से 4 गया तो कितना आ गया 2x, और 80 में से 50 जाएगा तो कितना आ जाएगा 30। x बराबर आ जाएगा 30 में आप 2 का भाग लगाओगे तो कितना आ जाएगा 15। तो यहाँ पर x का मान आ गया 15। अब x क्या है, सही किए गए प्रश्न, सही किए गए प्रश्न कितने 15। अब आपको निकालने गलत किए गए तो 1 या 2 में किसी में भी रख दो। छोटी वाली समीकरण कौन सी है, फर्स्ट, तो इसमें रख देंगे समीकरण 1 से। तो पहले 1 लिख लो, 3x माइनस वाई बराबर 40। अब x के यहाँ पे कितना लिख लेंगे 15, तो 3, और x के यहाँ पे कितना लिख लेंगे 15 माइनस का y बराबर 40। तो अंदर गुणा कर लो, 3 का 15 से गुणा करें कितना हो जाएगा 45 माइनस y बराबर, वापिस यहाँ पे 2 तरीके, इस y को इधर ले आओ तो किसका हो जाएगा प्लस का, 40 इधर आएगा किसका हो जाएगा माइनस का। तो 45 माइनस का 40, और ये y इधर आएगा किसका हो जाएगा प्लस का। तो 45 में से 40 जाएगा तो कितना आ जाएगा 5। तो y कितना आ गया 5। गलत किए गए प्रश्न। अब इसने आपसे क्या पूछा है, कुल प्रश्न संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो कुल प्रश्न जो हम लिखेंगे तो कुल प्रश्न में क्या होगा, सही और गलत दोनों आएंगे। तो कुल प्रश्न हो जाएंगे x प्लस वाई, तो x 15 और y 5। तो टोटल कितने हो गए 20 प्रश्न, यानी कि कुल प्रश्नों की संख्या हो गई 20। अब देखो, अब इसका पांचवा, एक राजमार्ग पर 2 स्थान A और B 100 किलोमीटर की दूरी पर है। A और B, ये A हो गया और ये हो गया B, दोनों के बीच की दूरी कितनी दी इसने 100 किलोमीटर। फिर क्या बोल रहे हैं, एक कार A से तथा दूसरी कार B से एक ही समय पर चलना प्रारंभ होती। एक कार निकल रही A से और एक कार कहाँ से निकल रही B से। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है, देखो दोनों कहाँ जा रही, इसी तरफ जा रही, ठीक है। तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती है। कितने घंटे पश्चात मिलती है 5 घंटे पश्चात। यदि वे विपरीत दिशा में चलती तो 1 घंटे पश्चात मिलती। दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। यहाँ समझो आप, इसने क्या मतलब, दोनों अगर एक ही दिशा में जा रही तो कितने घंटे पश्चात मिल रही, 5 घंटे पश्चात मिल रही, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो पहले इस कार की चाल मान लेते हैं कुछ। तो देखो यहाँ पे लिख लेंगे, माना यहां से जो कार निकल रही, ठीक है, ए कार की चाल, ए कार मतलब ए से जो कार निकल रही उसकी x किलोमीटर पर हावर। और अब ये लिख लेंगे, माना बी कार की चाल क्या मान लेंगे y किलोमीटर पर हावर। अब देखो, अब समझना है, यहाँ पे इसने क्या बोला है, दोनों एक ही दिशा में जा रही, ठीक है, और 5 घंटे बाद दोनों मिल जाती। देखो यहाँ समझना आप, 5 घंटे बाद मान लो ये यहाँ आके मिल गई, तो ए कितना चली 5 घंटे में, उसकी स्पीड यदि मान लो, ऐसे समझो आप, आपकी स्पीड मान लो 30 किलोमीटर है, तो आप 3 घंटे में कितना चलोगे 90, 30 × 3। तो इसकी स्पीड कितनी है x, और 5 घंटे में कितना चलेगी 5x। तो यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार ये चलेगी 5x, तो ये यहाँ आ गई। अब b कितना चलेगी 5 घंटे में 5y। लेकिन देखो जब दोनों यहाँ पे मिल रही है, तो अभी यहाँ पे इन दोनों के बीच में गैप कितना था 100 का, और यहाँ दोनों मिल गई, दोनों मिल गई। तो ज्यादा कौन सी चली, ये वाली ज्यादा चली नहीं चली, देखो ये पीछे थी 100 किलोमीटर, ये आगे थी, तो यहाँ दोनों आके मिल गई। तो ज्यादा स्पीड किसकी रही होगी, सोचो ए वाले की स्पीड ज्यादा रही होगी। तो ए ने जो दूरी चली उसमें से बी ने जो दूरी चली, अगर वो माइनस कर लेंगे तो कितना जाएगा 100। देखो ए कितना चला यहाँ से लेके यहाँ तक, और बी कितना चला यहाँ से लेके यहाँ तक, तो दोनों के बीच की दूरी कितनी है 100, यानी कि टोटल जो दूरी चली दोनों ने, उनका अंतर कितना आ रहा है 100। तो 5x माइनस 5y, इनका अंतर कितना हो जाएगा 100। तो समीकरण 1 आ गया यहाँ पे, 5x माइनस 5y बराबर 100। आप चाहो तो यहाँ पे एक काम कर सकते हो, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 5, तो 5 कॉमन ले लो, तो क्या हो जाएगा x माइनस y बराबर 100, और 5 का नीचे भाग लगा दो तो क्या हो जाएगा, x समीकरण आ जाएगा बस x माइनस y, 5 नीचे आ जाएगा, तो 100 में आप 5 का भाग लगाओगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 20। तो x माइनस y बराबर 20। आप चाहो तो यही रहने देना, इसको समीकरण नंबर आप 1 देख सकते हो तो भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कॉमन ले लिया, तो इसको हम दे देंगे समीकरण नंबर 1।
फिर वापिस उसने एक और बात बोली, अगर दोनों एक ही दिशा में चल रही तो देखो 1 घंटे बाद मिल रही, ठीक है। तो वापिस लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। अब देखो इसकी स्पीड हमने कितनी मानी x, तो ये 1 घंटे में कितना चलेगी x, प्लस ये 1 घंटे में कितना चलेगी y। अब देखो ये इधर से आ रही, ये इधर से आ रही, हमें नहीं पता इनकी स्पीड कितनी, लेकिन 1 घंटे बाद ये बीच में आके कहीं पर भी मिल सकती है। तो देखो दोनों ने कुल मिला के कितनी दूरी चल रही होगी 100, एक इधर से है एक इधर से है, बीच में से कहीं पर भी मिले तो दोनों ने मिला के कितनी दूरी चल गई 100, 1 घंटे में मिल गई। तो जितनी उसकी चाल होगी स्पीड होगी उतनी गाड़ी चलेगी, तो x प्लस वाई बराबर कितना आ गया 100। तो ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब वापिस 1 व 2 से आप चाहो, अगर आपने आगे ऐसा नहीं करना चाहते हो तो आप इसको 1 दे के भी आंसर आ जाएगा आपके, लेकिन यहाँ पे हमने कॉमन ले लिया है तो यहाँ से 1 व 2 से देखो दोनों में x के गुणांक बराबर है, ठीक है। तो 1 व 2 से समीकरण 1 व 2 से x के गुणांक भी बराबर है और y के गुणांक भी बराबर है लिखने के लिए अपने, तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 100 और x माइनस वाई बराबर, हमेशा ऊपर लिखनी है बड़ी वाली इक्वेशन जिसमें बड़े नंबर हो। आप चाहो तो यहाँ पे चिन्ह चेंज करके करो, नहीं करोगे तो भी देखो क्या होगा, y से y कट रहा है तो चिन्ह चेंज करने की जरूरत नहीं है। x में आप x जोड़ दोगे कितना x हो जाएगा 2x, और 100 में आप 20 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 120। तो यहाँ पे आपके पास x कितना आ जाएगा 120 में आप किसका भाग लगा दोगे 2 का, तो कितना आ जाएगा 60, यानी कि x बराबर आपके पास आ गया 60। तो x क्या है, एक कार जो ए से जो कार निकली थी उसकी चाल कितनी हो गई 60 किलोमीटर प्रति आवर। अब हम निकाल लेंगे y, तो y निकालने के लिए या तो 1 या फिर 2, तो हम यहाँ पे 2 ले रहे हैं। समीकरण 2 से, समीकरण 2 से 2 क्या है x प्लस वाई बराबर 100, तो x का मान कितना लिख देंगे 60 प्लस वाई बराबर 100, तो y कितना हो जाएगा आपके पास 100 माइनस 60, तो अगर आप 100 में से 60 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 40, ठीक है। तो आप यहाँ लिख देना एक कार की चाल हो जाएगी x, तो एक कार की चाल कितनी हो जाएगी 60 किलोमीटर प्रति आवर, और बी से जो कार निकली थी उसकी चाल कितनी हो जाएगी y, यानी कि 40 किलोमीटर प्रति आवर। अब हम करेंगे इसका लास्ट पार्ट। अब आप देखो इसका लास्ट क्या बोल रहे हैं, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई से कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ जाती है। और क्या बोल रहा है, यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो आयत की विमाई ज्ञात कीजिए। आयत की विमाई मतलब हमें निकालें इसकी लंबाई और चौड़ाई। तो पहले हम मान लेते हैं लंबाई और चौड़ाई, तो यहाँ लिख लेंगे माना आयत की लंबाई x और इसकी चौड़ाई क्या मान लेंगे y, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल आप सबको पता है आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। तो यहाँ से आपके पास क्षेत्रफल कितना आ जाएगा x इंटू वाई, यानी कि xy। अभी कंडीशन में इसका क्षेत्रफल कितना xy। अब क्या बोल रहा है प्रश्नानुसार, अब जो इसने प्रश्न में बोला है वो हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो प्रश्न में इसने बोला है आपसे कि आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। क्षेत्रफल कितना कम हो जाता है 9, किस कंडीशन में, यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए। हम लंबाई कितनी कम कर रहे हैं 5, तो लंबाई कितनी 5 कम कर रहे हैं, तो लंबाई कितनी हो जाएगी 5 कम, अभी x थी 5 कम कर ली तो कितना हो गया x माइनस 5। फिर क्या बोला इसने, चौड़ाई 3 बढ़ा दी जाए। चौड़ाई कितनी थी y, चौड़ाई कितनी बढ़ा देंगे 3, तो क्षेत्रफल में कमी कितनी आ रही 9। तो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो वापिस यहाँ पे लिख देंगे क्षेत्रफल बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई। तो क्षेत्रफल कितना हो गया अब यहाँ पे एक्स वाई माइनस, देखो उसने क्या बोला क्षेत्रफल कितना कम हो रहा है 9, तो अब क्षेत्रफल कितना हो जाएगा एक्स वाई माइनस 9 कम हो गया, और लंबाई इंटू चौड़ाई हो जाएगी। तो लंबाई कितनी है एक्स माइनस 5 और चौड़ाई कितनी है वाई प्लस 3। अब हम इसको आगे सोल्व कर लेते हैं।
तो देखो क्या होगा, एक्स वाई माइनस का 9 बराबर, अब ये अंदर गुणा होगा तो देखो एक्स वाई से गुणा होगा तो एक्स वाई, वापिस एक्स किससे गुणा होगा 3 से, तो 3x, वापिस माइनस का 5 वाई से गुणा होगा तो माइनस का 5 वाई, और माइनस का 5 किससे गुणा होगा 3 से, तो कितना हो जाएगा माइनस का 15। तो बराबर में क्या होता है, एक जैसे कट जाएंगे, तो अब हम क्या करेंगे, एक्स वाई को एक तरफ रख लेंगे और नंबर को वहां भेज देंगे उस साइड, तो 15 उधर चला जाएगा, किसका हो जाएगा प्लस का, तो माइनस का 9 पहले से ही है, 15 उधर जाएगा, किसका हो जाएगा प्लस का, और यहाँ पे क्या बचेगा 3x माइनस का 5y। अब ये क्या है, दोनों के चिन्ह अलग अलग है तो घटाना पड़ेगा, अब 15 में से 9 घटाओगे तो आपके पास आ जाएगा 6 बराबर 3x माइनस का 5y। ये आ गया आपके पास समीकरण नंबर 1। अब उसने वापिस एक और कंडीशन दी है, यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 बढ़ा दें तो क्षेत्रफल कितना बढ़ जाता है, 67 बढ़ जाता है। तो वापिस लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार अब लंबाई कितनी बढ़ा रहे हैं 3, तो लंबाई हो जाएगी आपके पास x प्लस 3 और चौड़ाई कितनी बढ़ा रहे हैं 2, तो चौड़ाई कितनी हो गई 2 बढ़ गई, पहले y थी y प्लस 2, तो क्षेत्रफल कितना बढ़ रहा है 67। तो वापिस इसी तरीके से फॉर्मूला लगा लेंगे, क्षेत्रफल बराबर क्या होगा लंबाई इंटू चौड़ाई। अब इसने क्या बोला, क्षेत्रफल कितना बढ़ जाता है 67, तो x y प्लस 67 बराबर लंबाई कितनी है x प्लस 3 और चौड़ाई कितनी है y प्लस 2। तो अब क्या होगा देखो, एक्स वाई प्लस 67 बराबर x का y से गुणा होगा तो एक्स वाई, x का 2 से गुणा होगा तो 2x प्लस 3 का y से गुणा होगा 3y और 3 का 2 से गुणा होगा तो 6। तो बराबर में वापिस एक्स वाई से एक्स वाई कट गया। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे जो बचा है उसको लिख लेंगे, तो एक्स वाई को एक तरफ और नंबर को एक तरफ, तो इसको 6 को कहाँ भेज देंगे उधर, तो 67 माइनस 6 बराबर क्या हो जाएगा 2x प्लस 3y। तो आप 67 में से 6 माइनस करोगे कितना हो जाएगा 61 बराबर 2x प्लस 3y। इसको आप दे दोगे समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पे देखो आप x के साथ यहाँ पे 2 है और x के साथ यहाँ पे कितना है 3, तो x के साथ वाला नंबर में बराबर करना होता है, तो समीकरण 1 को कर देंगे बराबर करने के लिए, देखो इसको अगर 2 से गुणा कर देंगे 6 और इस वाली को अगर हम 3 से गुणा कर दें यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 6। तो हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर और हम 2 को किससे गुणा करेंगे 3 से, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अपने पास स्पेस है तो इस तरीके से लाइन बना लेता हूँ। अब आप देखो, आप यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 को किससे गुणा करना पड़ा 2 से, तथा समीकरण 2 को किससे गुणा करना है 3 से गुणा करने पर ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, a को किससे गुणा कर लेंगे 2 से, तो इसको 2 से गुणा करने पर क्या होगा देखो 12 बराबर इसको 2 से गुणा करेंगे तो 6x माइनस 10y। अब इसको किससे गुणा करना है 2 को 3 से, तो आप 3 से गुणा करोगे कितना हो जाएगा 183 बराबर 6x प्लस 9y। अब हम देंगे इसको समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 4। अब दोनों को एक दूसरे के नीचे लिखिए, 6x से 6x कट जाएगा और y की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे इसको हटा रहा हूँ, ठीक है। तो पहले आप ये लिख लो, ठीक है, तो मैं इसको हटा रहा हूँ, ठीक है। तो ये फर्स्ट वाला पार्ट मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, इतने में हो जाएगा अपना आंसर। देखो आप, तो यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया, ऊपर कौन से लिखनी है बड़ी वाली समीकरण, तो बड़ी वाली ये है। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे देखो, समीकरण 3 व 4 से, समीकरण 3 व 4 से, तो ऊपर बड़ी वाली लिख लेते हैं ये, तो कितनी है 183 बराबर 6x प्लस का 9y, और इसके बाद अगली इक्वेशन है 12 बराबर 6x माइनस का 10y। अब क्या होगा, चिन्ह बदल जाएगा, ये कट गया, आप घटाओगे तो ये आएगा 171 बराबर 10 और 9 जोड़ोगे तो 19y। तो y का मान कितना आ जाएगा यहाँ पे
19 के पार्ट से कट जाएगा ये 9 बार, तो यहाँ से आपके पास y का मान निकल के आ गया 9। तो y कितना आ गया 9। तो ये या तो आप समीकरण 1 में रखो या फिर आप 2 में रखो। 2 में लेंगे यहाँ पे समीकरण नंबर 1 x का मान निकालने के लिए। तो समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 क्या है, 6 बराबर 3x माइनस 5y, 6 बराबर 3x माइनस 5y। अब y के यहाँ पे कितना लिख देंगे, y की वैल्यू कितनी है आपके पास 9, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 9। तो 6 बराबर 3x माइनस 5, और ये जो y है यहाँ पे कितना लिख देंगे 9। तो 6 बराबर कितना हो जाएगा, देखो 3x, 9 और 5 का गुणा होगा तो 45। अब इस नंबर को वहां भेज देंगे तो 45 में 6 जुड़ेगा, ये 6, ये 45 उधर किसका हो जाएगा, प्लस का, बराबर 3x। तो आप 45 में 6 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 51 बराबर 3x। तो यहाँ से आपके पास x बराबर कितना हो जाएगा 51/3। x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 17। यानी कि इसने जो लंबाई और चौड़ाई पूछी थी, ठीक है, आपने लंबाई क्या मानी थी x, तो लंबाई आ जाएगी 17, और चौड़ाई आपने क्या मानी थी y, तो चौड़ाई कितनी आ जाएगी 9। तो इसकी लंबाई और चौड़ाई आ गई 17 और 9। तो आपका 3.5 खत्म।